हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसन बा? बढ़ियल बा। बढ़ियल बा। तो आज जो हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे अपना क्या डीएनए रेप्लिकेशन। तो अपने बारे में बता दें, मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को हासिल कर सको। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए की फोटो कॉपी। तो आज हमें पढ़ना है कि डीएनए की फोटो कॉपी कैसे होते हैं। अभी तक आप प्रीवियस लेक्चर में सुनते आए होंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन अपना होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना कि डीएनए की फोटो कॉपी कैसे करते हैं। तो यहां पर जैसे कि लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहां पर हम लिख दें अपना क्या डीएनए प्रतिकृति। अब आपसे एक बात बोले कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है इसको करेंगे हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है, जो डीएनए की अर्ध संरक्षी जो नेचर दिखाता है उसके बारे में बताना। अगर एक लेक्चर में रखेंगे तो दोनों को क्या है टाइम कम मिल पाएगा और लेक्चर लेंथी हो जाएगा, जिससे आपको भी दिक्कत होगी एक बार फिनिश करने में। तो आज के टॉपिक में होगा ये डीएनए रेप्लिकेशन का ही पार्ट। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे जो डीएनए कंजर्वेशन का जो नियम है, जो अपने किसने दिया था, मिचेल्सन और स्टाहल ने दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनके बारे में एक अंदाजा, एक अनुमान तो अपने कौन से लगा गए थे, वाटसन और क्रिक भैया। जब वाटसन और क्रिक भैया अपने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने बता दिया था कि डीएनए में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी जैसी कॉपी बना सकता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है, जो वो दोनों स्टैंड होते हैं, दोनों रज्जुक होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजन छाल लगी रहती है उनकी पोजीशन हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा। जैसे मान लो आपको ऐसा बता देंगे कि लाइन है, यहां पर ये दो लाइन है। क्या है? दो लाइन है। इस लाइन में मतलब हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, एबीसीडी बता रहे बेटा, ऐसे नहीं कि अब तुम सोचो कि क्या बता रहे, मतलब की बात बता रहे। चलो वही लिख ले रहे अपने, नाइट्रोजन छाल ही लिख ले रहे। जैसे हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने क्या लिख दिया, एक स्टैंड में क्या लिख दिया, ए लिख दिया, जी लिख दिया, सी लिख दिया। तो क्या आप इस वाले स्ट्रैंड को, ये कहां से अपना मान लो 5 एंड से 3 एंड है, ये क्या है 5 एंड से 3 एंड है और ये 5 एंड से 3 एंड। तो क्या आप इसके सामने वाले स्टैंड पर नाइट्रोजन छाल नहीं लगा पाओगे? लगा लोगे बेटा। क्यों? अभी तक आपको यही पढ़ाते आए हैं कि हमेशा एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ ही ग्वानिन जुड़ेगा। बनी सी बात है। मान लो चाहे ये वाला हाथ हमारे इसके साथ जुड़े, चाहे ये वाला हाथ इसके साथ जुड़े, दोनों हाथ तुम्हारे जुड़े हुए दिख रहे हैं ना बेटा, जब साथ में आते हैं तो यही यहां पर होता है। यहां पर क्या होता है, एडेनिन के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, अपना थाइमिन जुड़ेगा और ग्वानिन के सामने अपना क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा और साइटोसिन के सामने क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। बनी सी बात है, ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन। बस भाई भर दो। तुम लोगों को भी क्या आ गई, डीएनए की फोटोकॉपी बनाना आ गई। लो भाई, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होता, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता और साइटोसिन के सामने हमेशा क्या होता है, अपना ग्वानिन होता। लो भाई, यहाँ पर 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ 2 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड। लो ये बन गया, ये डीएनए बन गया। मतलब आपने एक स्टैंड था, दूसरा स्टैंड अपने आप भर लिया। इसी प्रकार से इन दोनों स्टैंड को अलग निकाल दे तो क्या तुम नया स्टैंड नहीं बना पाओगे? मतलब जैसे कि मान लो यहां पर क्या करते हैं, हमने ये डीएनए बनाया अपना, ये क्या बनाया, डीएनए बनाया। इतना क्लियर है। अब इस डीएनए को क्या करेंगे हम, जैसे मान लो ये हमने डीएनए अलग कर दिया और ये डीएनए अलग कर दिया, दोनों स्टैंड हमने क्या किए, अलग कर दिए। ये अपना क्या था, 5 एंड से 3 एंड होगा और ये 5 एंड से 3 एंड होगा। तो मान लो इस पर नाइट्रोजन बेस भी हम लगा दें, जैसे मान लो एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, ये लगा था। पहले इसको भर दें यहां पर, ये 5 एंड से 3 एंड और ये 5 एंड से 3 एंड। अब मान लो इसमें जो नाइट्रोजन छाल लगे हुए थे, यहां पर क्या एडेनिन लिखा, ठीक है, यहां पर हमने थाइमिन लिख दिया और यहां पर हमने ग्वानिन लिख दिया। ठीक है, जगह के हिसाब से लिख रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। अब इसके सामने क्या होगा, यहाँ पर थाइमिन होगा और इसके सामने यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन होगा और यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। अब दोनों हमने स्टैंड अलग किए, तो इस वाले पर क्या होना चाहिए, जिसमें एडेनिन था इसके सामने क्या होगा, अपना थाइमिन होगा। दूसरे वाले में इसी पर आ रहे
क्या हो गया, थायमिन था तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ग्वानिन हो गया, तो यहाँ पर साइटोसिन हो गया। अब हमें बनाने हैं इनकी डबल स्टैंड करनी है, इनके क्या करने हैं हमें, ये सिंगल सिंगल लिख दिए हमने, स्टैंड का मतलब होता है बेटा रज्जुक। अब बार बार हिंदी ना पूछना, तो अपना जो क्या है ये स्टैंड बन गए, इन स्टैंड की हमें क्या करनी है, डबल स्टैंड करने। अभी आपको यहाँ पर सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, अब हमें इसके क्या करने हैं, डबल करने। तो आपको पता है इसके डबल कर लोगे आप, जैसे मान लो इसके ऊपर हमें नया डीएनए बनाना है, इसको क्या करते हैं, चलो लो हमने जैसे क्या किया, ये स्टैंड लिया, यहां से ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा, बना दिए, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, तो क्या करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए आपको, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर टी है, तो टी के सामने आप क्या जोड़ोगे बेटा, पहले ए के सामने क्या जोड़ा, टी जोड़ा, और टी के सामने हमने क्या जोड़ा, ए जोड़ा। यहाँ इसको तो थोड़ा सा दूर ही करते हैं, नहीं तो ये कहानी बिगाड़े रहेगा, इसको यहाँ पास ले जा। अब टी के सामने क्या होगा, अपना ए होगा बेटा, और यहाँ पर ये ग्वानिन है, जैसे मान लो इसको भी थोड़ा सही से लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ग्वानिन, तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन या एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन या साइटोसिन, इसी की तरह है बेटा, ये इसी की तरह है। ये हमारे पास एक डीएनए था, हमने एक बना दिया। अब यहां पर भी चलते हैं बेटा, अब यहां आते हैं, थाइमिन के सामने क्या होगा, एडेनिन, और एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन। अब यहाँ पर साइटोसिन था, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ग्वानिन। इस साइटोसिन को क्या करते हैं, हम थोड़ा अंदर बनाएंगे ताकि क्या हो सके, आपको समझ में आ सके। यहाँ पर क्या लगा बेटा, साइटोसिन लगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन है, यहाँ पर थाइमिन और एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन है। इसी प्रकार से इनमें भी होगा बेटा, आप मिला सकते हैं, आप मिला सकते हैं, सब में क्या है, सेम ही सेम होगा। हमने एक डीएनए से क्या बना लिए, दो डीएनए बना लिए। हमारे पास एक डीएनए था, हमने दो बना लिए। कैसे बना लिए, क्योंकि हमें क्या पता था कि ये जो बनाते हैं, जो स्टैंड बनते हैं, क्षारों की क्या होती है, पूरक होते हैं। ये क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। मतलब जो क्षारों का जो जोड़ा बनता है वो कैसे बनता है, पूरक बनता है। कैसा बनता, पूरक। पूरक मतलब एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा, तभी वो पूर्ण मतलब नाइट्रोजन बेस माना जाएगा। कभी भी एडेनिन के सामने आपने ग्वानिन नहीं जोड़ा देखा होगा, और साइटोसिन के सामने कभी थाइमिन नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो हमेशा क्या होता, एडेनिन के सामने क्या होता, थाइमिन, और ग्वानिन के सामने क्या होता, साइटोसिन। तो ये तो अपने करेक्ट होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब हमें पूरक पता है, क्या पता है, पूरक। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस हाथ को, जैसे मान लो ये हाथ जोड़ते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमें पता है कि जैसे ये हाथ है, तो इसी की अपोजिट ये वाला हाथ आएगा, तभी ये ऐसे जुड़ पाएंगे। अब मान लो हम हाथ को ऐसे ले आए, ऐसे लाए, तो क्या ये परफेक्शन बन पाएगा, नहीं। पूरक कब होगा, जब इसी तरीके से जुड़ेंगे, तभी ये क्या होगा, पूरक होगा। तो हमें ये पता कि एडेनिन के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा। ग्वानिन के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। ये केवल कौन बता के गए थे, मतलब ये इतनी जो चीज थी वो अंदाजा लगा के गए थे अपने वाटसन और क्रिक भैया। उन्होंने ये बताया था कि जब उनका नेचर है, डीएनए का जो नेचर है कि हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन जुड़ना, ग्वानिन के सामने साइटोसिन जुड़ना, तो हो सकता है ये अपनी क्या बना ले, कॉपी बना ले, खुद से अपनी कॉपी भी बना सकते हैं ना। मान लो हमें कोई एक लड़ी दे जाए डीएनए की, तो हम क्या उसकी दूसरी लड़ी नहीं बना सकते, बना सकते हैं। बस केवल इतना वो बोल के गए थे, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट बेटा नहीं किया था। उन्होंने केवल इतना बता दिया था कि जो अपना डीएनए होता है, तो डीएनए की जो लड़ी जुड़ी हुई है वो कैसी है, पूरक है। मतलब एक दूसरे की क्या, पूरक है। पूरक होने की वजह से क्या होता है, ये अपनी क्या कर सकते हैं, नई कॉपी भी क्या करते हैं, बना सकते हैं। ये बोल के गए थे अपने कौन से, वाटसन और क्रिक भैया। इतना क्लियर है। एक बार और आपको बता दें, मतलब जैसे ये क्या है, डीएनए है अपना, क्या है, ये डीएनए है। हमने इस डीएनए को क्या किया, इस तरीके से खोलकर अलग कर दिया। इसके हम स्टैंड भी लिख दें, 5 स्टैंड, और 5 स्टैंड के अपोजिट क्या होता, 3 स्टैंड होता, और यहां से 5 स्टैंड और 3 स्टैंड। अभी ये रीजन आपको बताएंगे कि ये कैसे होती है। अब अपने डीएनए रेप्लिकेशन की मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एक ही चीज क्लियर करके बताएंगे। बस आप ये समझ लेना कि इस तरीके से क्या होता है, डीएनए अरेंज होता। और ये रीजन आपको बता भी चुके थे। 5वें एंड पर क्या होता, फॉस्फेट होता, और 3वें एंड पर क्या होता, हाइड्रोक्सिल होता। जो हमारा फॉस्फेट वाला ग्रुप होता है वो कहाँ जाकर के जुड़ता है, 3 एंड पर जाकर के जुड़ता है। अभी जब डीएनए रेप्लिकेशन बताएंगे तो अच्छे से बता देंगे। बस आपको थोड़ा सा बेटा बस पेशेंस रखना नेक्स्ट लेक्चर तक का। अब बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं रखना आपको बस कितना रखना है, नेक्स्ट लेक्चर तक का। इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो अपना है वो डीएनए रेप्लिकेशन ही है। तो जो हमारा अगला लेक्चर है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन ही है। वैसे डीएनए रेप्लिकेशन तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम कवर करेंगे क्या,
कंजर्वेटिव डीएनए का जो कंजर्वेटिव नेचर या संरक्षित नेचर है वो हमें आज पढ़ना है। जैसे मान लो अब ये हमारे पास ये 2 स्टैंड कर दिए, तो वाटसन क्रिक का कहना ये था कि डीएनए क्या कर सकता है, अपना एक नया स्टैंड खुद से बना सकता है। तो जैसे मान लो हमने ये बना दिया, ये बना दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गए, डीएनए आ गया ना, हमारे पास डीएनए के दोनों स्टैंड बन गए बेटा, ये 5 स्टैंड, ये 3 स्टैंड, और ये 3 स्टैंड, और ये 5 स्टैंड। हमारे पास क्या होगा, एक डीएनए से क्या होगा, 2 डीएनए हो गए। लेकिन अभी भी आप एक चीज समझ रहे होंगे, इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा ये क्या था, जनक वाला, यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का है, ये मान लो इसका पितृ वाला है, मतलब इसका ये पिता है, ये दो उसके क्या बने हैं, बच्चे बने हैं। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये क्या पेरेंट डीएनए है, और ये क्या हमारे डॉटर डीएनए, क्या है, डॉटर डीएनए। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो डॉटर डीएनए बने या मान लो जो नए डीएनए बने, उन डीएनए में अभी भी क्या है, पुराना वाले डीएनए का एक स्टैंड यहां पर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं इस चीज को, मान लो ये क्या है, हमारा पुराना है, और ये जो नए स्टैंड बने हैं, नए डीएनए बने, इन नए डीएनए में क्या है, अभी ये जो ऑरेंज कलर का है, ये पुराना वाला डीएनए भी क्या है, रखा हुआ है। समझे? तो क्या है कि हमारा जो पुराना था अभी भी वो क्या है, संरक्षित है, मतलब नए बनने के बाद ये नष्ट नहीं हो गया। जो हमारा पुराना वाला स्टैंड था, ये जो ऑरेंज कलर का, अभी भी ये क्या है, नष्ट नहीं हुआ, अभी भी क्या है, जिंदा है। ये क्या है, जिंदा, मतलब अपने आप को क्या है, संरक्षित किए हुए। संरक्षित का मतलब आप जानते हो, कंजर्व का मतलब अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को बचाए रखना। तो यहां पर क्या है, अभी भी अपना क्या, पुराना वाला डीएनए बचा हुआ, और यही आज हमें समझना है। तो इसको जो प्रूव किया था वो अपने स्टाहल और मेसेल्सन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और किसी ने मान लिया। जब तक कि क्या होता, प्रूफ नहीं मिलता, तब तक जज साहब क्या होते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। समझे? मतलब और जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या होंगे, इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे जब तक क्या होगा, इन्हें प्रॉपर प्रूफ नहीं देंगे ये। तो आज हमें यही पढ़ना है कि ये जो पुराना वाला डीएनए है वो नए वाले डीएनए के साथ कैसे संरक्षित रहता है, ये सिद्ध करवाना है आज हमें। और यही हमारा क्या है, आज का लेक्चर का टॉपिक भी। आप समझ रहे हैं, पुराने वाले डीएनए से 2 हमारे पास नए डीएनए बन गए, लेकिन जो नए डीएनए बने, उन नए डीएनए में अभी भी क्या है, पुराने वाला डीएनए का भी कुछ भाग है। और ये जो डीएनए बने हैं, इस डीएनए को हम क्या बोल सकते हैं, संकरित डीएनए भी बोल सकते हैं, मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब आप समझते थे, मिक्सिंग, मतलब 2 कैरेक्टरों की क्या हो रही थी, मिक्सिंग हो रही थी। इसी प्रकार से मिक्स, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स करना किसी चीज का। तो यहां पर क्या, एक पुराना और एक नया, तो यहां पर एक पुराना और एक नया डीएनए का स्टैंड मिला है, तो ये क्या हो गया, संकरित डीएनए हो गया। और ये भी अपना क्या हो गया, संकरित या हाइब्रिड डीएनए हो गया। इतना क्लियर है बेटा आपको? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी सीधा कहां पहुंच, चलो ये रीडिंग करा दें, ये वाली इतनी रीडिंग करा दें, फिर हम अब सीधा करेंगे, आगे जंप कर जाएंगे। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। मतलब उन्होंने अपना क्या किया था, डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। डबल हेलिक्स मॉडल देने के बाद ही उन्होंने बताया था कि डीएनए में ये कैपेसिटी है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, ये केवल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना सकता है बेटा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ के द्वारा पूर्ण किया था अपने मेसेल्सन व स्टाहल नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अभी वही पहुंच रहे बेटा अपन। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट सांचा के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। अब यहां पर बेटा आप टेम्पलेट वर्ड से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। टेम्पलेट वर्ड आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस अगर लेक्चर आपने कंटिन्यू वे में देखे होंगे तो किसी ना किसी लेक्चर में हमने आपको टेम्पलेट के बारे में जरूर बताया होगा। टेम्पलेट क्या होता है, सांचा के मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, सांचा तो आपने सुना होगा। सांचे में क्या करते हैं, जब कोई मटेरियल भरते हैं, कुछ लगाते हैं, तो सेम उसी की तरह चीज क्या होती है, बन जाती है। जैसे मूर्तियां बनती हैं, तो मूर्तियां भी क्या होती है, सांचे के द्वारा बनाई जाती है। सांचा जानते हो आप? सांचा मान लीजिए कि एक हिसाब से मान लीजिए कि ये है, ये क्या है, मान लीजिए कुछ भी है हमारे पास, ये हमारे पास है, इसको हम ले जाएं कहां पर, फोटोकॉपी वाले के पास, तो इसकी क्या कराने, कई सारी फोटोकॉपी करा ले, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये सांचे की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सांचे की तरह काम करेगा। देखो, तो यहां पर ये जो है, यहां हमने ऑरेंज कलर के 2 स्टैंड बनाए थे, ये दोनों, यहां पर ये जो लाइन बोल रही है, यहां क्या बोल रहा कि उपयुक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक, दोनों स्टैंड क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। मतलब जो हमारे ऑरेंज वाले स्टैंड थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये जो दोनों अलग हुए, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, सांचे की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह कर रहे हैं, सांचे की तरह। अब इस पर क्या होगा, एक नया डीएनए बन जाएगा, इस पर एक नया डीएनए बन जाएगा, तो हमारे पास क्या होंगे, 2 नए डीएनए बन जाएंगे बेटा।
प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। आगे वही बात, यहां पर क्या कह रहे हैं कि जब क्या होता है रेप्लिकेशन हो जाता है तो जो नया डीएनए बनता है तो उस नए डीएनए में एक पुराना वाला होगा और एक नया वाला होगा, उसमें एक पुराना और एक क्या होगा नया वाला होगा। ठीक है, तो अब उसी को हमने क्या बोला था संकरित डीएनए या हाइब्रिड डीएनए बेटा बोला था। तो अब इसमें हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ये आगे समझ में। ये हमारा क्या है ओल्ड डीएनए, ओल्ड स्ट्रैंड, और ये हमारा कैसा था न्यू स्ट्रैंड था। इतना क्लियर है? तो इसमें क्या है एक तो ओल्ड है और एक अपना क्या है न्यू है, तब जाकर के हमारा क्या बन गया है डीएनए बेटा बन चुका है। यही बोला था अभी तक की लाइन ने। अब इसके बाद ये जो प्रोसेस होती है कैसे होता, ठीक है, अब यहां पर एक लाइन और लिखी, चलो इसको बता दें। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना क्या कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है, अर्ध संरक्षी कहलाती है। अर्ध संरक्षी मतलब ये केवल आधा अपना क्या है पुराना है, आधा केवल पुराना है, पूरा पूरा नहीं रखा यहां पर, इसलिए इसको क्या बोलती है अर्ध संरक्षी, मतलब अपने आप को आधा ही बचा पाता है एक डीएनए में और दूसरे डीएनए में आधा। ठीक है, तो इस आधार पर हमने इसे क्या बोल दिया अर्ध संरक्षी, आधा अपने आप को बचा रहा है इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने अर्ध संरक्षी। इस नाम को आप समझ लीजिए, इस नाम का यही मतलब है कि एक डीएनए में केवल आधा, मतलब ये पूरा मान लीजिए डीएनए, पूरे डीएनए में 2 स्टैंड है, यहां पर क्या है जो नया डीएनए बना उसमें केवल एक स्टैंड आया है नए डीएनए में, दूसरे वाले में क्या आया है एक स्टैंड आया। ये हमारा क्या होता अर्ध संरक्षित नियम होता। अब इसको प्रूव किसने किया था, इस चीज को प्रूव किया था अपने स्टाहल और मेसेल्सन नामक साइंटिस्ट ने 1958 में। किस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी एस्चेरिचिया कोलाई, जो अपना एक प्यारा सा बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट बेटा इसी पर किए जाते। क्यों? पहली बात तो क्या है कि जो ई कोलाई का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट का होता है, मतलब 20 मिनट में अपनी कोशिका विभाजित कर सकती है। 20 मिनट का जीवन काल मान लीजिए, ये कोशिका का ये जो विभाजन का समय होता है ये 20 मिनट का होता है, जबकि ह्यूमन की जो कोशिका होती है उसे 24 घंटे लगते हैं डिवाइड होने में। अगर आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन, या और भी एनिमल्स होंगे तो उसमें शायद और ज्यादा टाइम लगता हो। ई कोलाई को मैक्सिमम आपने एक्सपेरिमेंट सुनेंगे कि ई कोलाई ही क्यों लेते हैं, तो ई कोलाई क्या तो आराम से अपन मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा उसके जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है वो कम होता है, और ये जल्दी फास्ट भी क्या करती है रेप्लिकेट होती है। रेप्लिकेट मतलब विभाजित, वही फोटोकॉपी बना ली। अब हमें बताना कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था सेमी कंजर्वेटिव का, ये हमें समझना। पहली बात तो आप ये समझ चुके हैं, आप ये समझ चुके कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। मान लो ये हमारा क्या है जनक डीएनए, क्या है जनक डीएनए, इसको हमने अलग किया, इसको अलग किया। अब इस पर मान लो कोई नया डीएनए बन गया, ये मान लो ये पेन है, मान लो ये हमारी हथेली और ये क्या हमारे डीएनए के 2 स्टैंड है, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया, ये आकर के एक नया स्टैंड इस पर जुड़ गया, तो ये नया डीएनए बन गया। इसी प्रकार से इस वाले हाथ पर भी हमारा क्या होगा, ये आकर के ये क्या होगा, 2 क्या होगा डीएनए अब बन गए एक हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी भी इस डीएनए में ये पुराना वाला भाग है, जो हथेली वाला भाग है, और ये ब्लैक कलर का ये पेन वाला भाग है, ये क्या है अभी अपना नया वाला भाग है। तो अभी भी क्या है, मतलब आधा भाग उसने बचा लिया, जो नया डीएनए बचा उसमें ऐसा नहीं है कि पुराने का पूरा अस्तित्व ही मिट गया, कहने का मतलब समझो। तो ये अपना क्या था जनक वाला था, क्या था जनक वाला था। इसको हमने क्या किया 2 स्टैंड अलग किए, क्या किया 2 स्टैंड अलग किए। अब ये क्या हो गया आधा आधा डीएनए हो गया बेटा, यहां पर ये पूरा डीएनए था, यहां पर क्या है आधा आधा डीएनए हो गया। अब यहां पर क्या होंगे नए डीएनए बनेंगे बेटा, क्या बनेगा नया डीएनए बना, क्या बनेगा नए डीएनए। तो नए डीएनए में अभी भी आधा भाग ये वाला पुराना है और ये वाला भी आधा भाग पुराना, मतलब पुराना अभी अपने आप को क्या हो गए संरक्षित किए हुए हैं, और आधा आधा संरक्षित किए, इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने अर्ध संरक्षित बोल दिया। अब हमें इसको किसके बेस पर समझना है, अपने स्टाहल और मेसेल्सन। तो स्टाहल मेसेल्सन ने किया क्या था देखो, अब एक्सपेरिमेंट ऐसे तो हो नहीं जाते हैं, अब प्रूफ चाहिए पूरा बकायदा। अब ऐसा तो है नहीं उन्होंने तो देख लिया भाई, किसी भी मान लो ट्यूब रखा उसमें देख लिया कि ऐसे ऐसे बना, अच्छा ये उन्होंने समझ लिया। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट को समझाने के लिए, जैसे मान लो हम हैं, हमने कोई बुक पढ़ी, हमें वो चीज समझ में आ गई, हमें तो आ गई समझ में, लेकिन तुम्हें बताने के लिए हमें बोर्ड पर क्या होते हैं बार बार डायग्राम बताने पड़ते हैं। जैसे मान लो अर्ध संरक्षी का मतलब हमें तो समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए हमें बार बार डायग्राम बनाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अपने स्टाहल और मेसेल्सन को दूसरे साइंटिस्ट को बताने के लिए कोई पुख्ता प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया अब पहले आपको एक चीज के बारे में बताते हैं। आपने आइसोटोप के बारे में नाम सुना होगा, आइसोटोप के बारे में,
आइसोटोप का हिंदी मतलब होता है बेटा समस्थानिक। क्या मतलब होता है? समस्थानिक। अब इसका मतलब क्या होता है? जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। अब यहाँ पे बेटा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, आपको बस थोड़ा सा बताना था, इसलिए आपको बता दिए। परमाणु क्रमांक अपने क्या हो, समान हो, उन्हें हम क्या बोलते थे? आइसोटोप बोलते हैं। लेकिन इनके जो परमाणु भार होते हैं या एटॉमिक वेट होता है वो क्या होती है? अलग अलग होते हैं। तो आपने नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा बेटा। क्या सुना होगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। लेकिन इसके और भी आइसोटोप होते हैं, ये 7 और 15। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको दो प्रकार की नाइट्रोजन मिल रहा है। एक नाइट्रोजन ऐसा मिल रहा है जिसका एटॉमिक वेट, यहां पर ये जो बेटा 14 ऊपर लिखा है, ये इसका क्या होता है? एटॉमिक वेट या परमाणु भार होता है। एक आपको 14 परमाणु भार वाला नाइट्रोजन मिल रहा और एक आपको 15 परमाणु भार वाला नाइट्रोजन मिल रहा। तो आपको इससे समझ में आ रहा हो 14 छोटा होता है या 15 बड़ा होता है? दोनों सही होते हैं, 14 छोटा होता है और 15 बड़े होते हैं। तो ये क्या है? भारी है। आपको पता है कि 15 बड़ा है तो भारी होगा, और ये क्या होता है? हल्का होता है। इतना क्लियर? पूरा खेल बेटा इन्हीं के आसपास है, ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना क्लियर है? जो हमारे क्या थे, अपने मिचेल्सन और स्टाहल भैया थे, उन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन के दो समस्थानिक लिए। कौन कौन से? एक नाइट्रोजन 14 वाला लिया और एक नाइट्रोजन 15 वाला। मतलब समस्थानिक लिए, एक क्या था अपना, जिसका नाइट्रोजन क्या था? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 था, और दूसरे वाले नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है बेटा? 15। 15 वाला क्या भारी है और 14 वाला क्या है? हल्का है। मैक्सिमम हमारा जो नाइट्रोजन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। मान लो जो मैक्सिमम केसेस में जो हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है वो इस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? इस फॉर्म में। आपने सुना भी होगा, हो सकता है काफी बच्चों ने तो इसके बारे में सुना भी ना हो, समस्थानिक नहीं पढ़े होंगे। हाँ भाई, नहीं पढ़ते हो, वो सोचते हैं कि 9-10 है क्या, वो 9-10 नहीं पढ़ते। 11 में क्या, 11 में बोर्ड होता नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, हम तो सीधा बोर्ड में नंबर लाएंगे। तो नहीं बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। 11 में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब आपको आइसोटोप अगर नहीं पता जिनको, तो आप समझ लीजिए आइसोटोप या समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनके क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। ऐसे तत्व जिनके कई रूप हो लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, और परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। इतना क्लियर है? केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे बेटा। तो आप समझ जाना कि जिस तत्व का परमाणु भार, जिस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, उसे हमने क्या बोला? हल्का। और जिस नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 15, उसे हमने क्या बोल दिया? भारी। बनी बात? 15 बड़ा है तो भारी होगा, 14 कम है तो हल्का होगा। दोनों में, इन दोनों की कंपेरिजन बोल रहे हैं। ये उन्होंने किसने लिए थे? अपने स्टाहल और मिचेल्सन नामक साइंटिस्ट ने लिए। अब उन्होंने किया क्या था इस चीज का? आपको पता होगा कि जो हमारा डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए। वो डीएनए में नाइट्रोजन होता है? होता है। आपको नाइट्रोजन 4 उपस्थित है, प्यूरिन पता है, प्यूरिन और प्रीमिडिन, उसमें आपको नाइट्रोजन दिख रहा था कहीं पर? दिख रहा था ना? नहीं दिख रहा था तो जाकर के पिछला लेक्चर जो अपना इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है बेटा, उसको जाके निपटाओ, फिर यहाँ आओ, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में नाइट्रोजन होता, फास्फोरस होता, कार्बन होता, और भी क्या होती? बहुत सारी चीज होती। तो आपको इतना याद रखना, अभी यहाँ पर आपको समझना कि डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो उन्होंने क्या किया? क्या अपने किसने? स्टाहाल और मिचेल्सन भैया ने। स्टाहाल एंड मिचेल्सन भैया, ठीक है, थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। स्टाहल और मिचेल्सन अपने भैया ने किया क्या? इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दो मीडियम लिए बेटा। क्या किया? मान लो, अब मीडियम आपको पढ़ा चुके हैं, मीडियम का मतलब होता है कोई माध्यम। ये मान लो यहाँ पर एक प्लेट ली हमने, ठीक है, और इस प्लेट में क्या किया हमने? यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन भरा बेटा? हमने यहाँ पर नाइट्रोजन भरा N15 वाला। कौन सा भरा बेटा हमने यहाँ पर नाइट्रोजन? यहाँ पर बेटा हमने नाइट्रोजन भरा है N15 वाला नाइट्रोजन भरा है। कौन सा नाइट्रोजन भरा हमने? N15 वाला नाइट्रोजन भरा। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, एक प्लेट यहाँ पर रखी, एक प्लेट यहाँ पर रखी उन्होंने, एक प्लेट यहाँ पर रखी, और इस प्लेट में क्या किया उन्होंने? N14 वाला नाइट्रोजन रखा। क्या रखा यहाँ पर? N14 वाला क्या रखा? नाइट्रोजन रखा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हम क्या लिख दें? एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा पहला, और यहां पर ये हमारा क्या?
दूसरे। यहां तक कोई दिक्कत? उन्होंने क्या लिया, ये 2 प्लेटें ली। क्या ली? 2 प्लेटें ली। एक प्लेट पर उन्होंने नाइट्रोजन रखा N15 वाला, और यहां पर एक प्लेट रखी जिस पर नाइट्रोजन रखा उन्होंने N14 वाला। अब उन्होंने क्या किया, अब अपने जो क्या थे स्टाहल भैया, या ये दोनों भैया थे अपने, इन्होंने ई कोलाई को यहां पटका। मान लो ई कोलाई की ये कोशिका है, इसके अंदर ये इसका डीएनए भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ई कोलाई अपनी क्या है, बैक्टीरिया की कोशिका है या बैक्टीरिया है। ई कोलाई को यहां पर रखा है। इसको कहां रखा अपन ने? सबसे पहले उन्होंने कहां रखा है इसको? N15 वाले माध्यम पर रखा। इसके अंदर जो डीएनए है, क्या है, डीएनए, वो अभी कौन सा होगा? N14 वाला नाइट्रोजन वाला डीएनए होगा। इसमें जो नाइट्रोजन है वो कौन सी होगी? N14 वाली होगी। तो इस पर रख। अब इस पर हमने एक कोशिका रखी, किसकी? इसकी ई कोलाई की। अब ये क्या करेगी? कोशिका विभाजित करेगी, विभाजित करेगी और सारे डीएनए बनाएगी और कोशिका बनाएगी। मान लो कि जैसे आप हो, क्या करते हैं कि आपने कभी लड्डू देखे हैं वो जिसको जो गरी के आसपास लपेट देते हैं? देखे हैं? नहीं देखे तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो 10 लोग हैं। क्या लोग हैं? कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है। अब उन 10 लोगों को कीचड़ में फेंका जाएगा। किस में फेंका जाए? कीचड़ में। तो वो क्या वो गंदे नहीं होंगे? सब जितने भी लोग होंगे सब पर क्या होगा? कीचड़ लग जाएगा। अब कुछ हो सकता है कि अच्छे से कीचड़ में ना गिरे हो, बीच में कुछ बाहर ही रह गए हो। मतलब हमने धक्का तो सबको दिया, 10 को, हमने 10 को धक्का दिया और उसमें क्या हुए, वो क्या किए? ग्रो किए। या मान लीजिए आपने कहानी सुनी है, एक हल्की सी कहानी, चलो बता दे रहे। जैसे आपने सुना होगा कि जो शेर होता है वो भी बकरियों के साथ रह करके घास खाने लगता है। समझे? मतलब जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसी के हिसाब से बन जाएगा। तो यहां पर हमने क्या डाला, जैसे ई कोलाई डाला, इस माध्यम में क्या किया? ग्रो किया। तो ई कोलाई से कई सारे ई कोलाई बनेंगे यहाँ पर। तो जो नए क्या बने? ई कोलाई बैक्टीरिया बने। यहाँ पर क्या बने? नए ई कोलाई बैक्टीरिया बने। तो उनके अंदर जो डीएनए पाया गया वो कौन सा था? N15 वाला क्या था? डीएनए था। क्या था? N15 वाला डीएनए था। इतना आपको समझना है बेटा। यहां पर बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना। यहां से हमने क्या उठाया? ई कोलाई उठाया। जब ई कोलाई को यहां पर डाला और इसको ग्रो कराया, तो यहां से जो हमें नए ई कोलाई मिले, नए जो हमें ई कोलाई मिले, उनके अंदर कौन सा था? N15 वाला डीएनए था बेटा। कौन सा था? N15 वाला डीएनए था। अब यहां पर एक चीज और बताएं आपको, जैसे मान लो हमने यहां पर ई कोलाई डाला, तो सब ई कोलाई N15 वाले तो हो नहीं जाएंगे, कुछ उसमें होंगे कैसे? अपने N14 वाले भी क्या होंगे? डीएनए होंगे। तो इसको हम अलग कर लेते हैं, किसके द्वारा? अपने सीजियम क्लोराइड एक मेथड होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि मान लो इसमें हमने क्या डाला? ई कोलाई बैक्टीरिया इसमें डाला, उसको काफी समय तक उसको क्या कराया? ग्रो कराया या वृद्धि कराई। वृद्धि कराने के बाद हमें जो नया ई कोलाई मिला वो N15 वाला डीएनए वाला मिला। मतलब जो हमारा नया ई कोलाई मिला उसका जो डीएनए है, उस डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी नाइट्रोजन है? N15 वाली नाइट्रोजन है बेटा। अब हमने क्या किया? ये जो हमें बैक्टीरिया मिला है, ये जो हमें ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है N15 वाला, कौन सा? N15 वाला। यहां से हमने उस एक बैक्टीरिया को उठा करके हमने इसमें पटक दिया। किसमें पटक दिया? N14 वाले में ले गए। कहां ले गए? N14 वाले में। ये वाला पहला वाला आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या किया था? उन्होंने ई कोलाई को उठा के डाला किसमें? इस प्लेट में। और इस प्लेट में कौन सा नाइट्रोजन है? N15 वाला नाइट्रोजन है। जब इसमें डाला तो जो नए ई कोलाई बने, उन नए ई कोलाई में क्या था? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन था? N15 वाला नाइट्रोजन। तो हमने यहां से N15 वाले नाइट्रोजन को लेकर के कहां लाए? N14 वाले पर लाए। कहां लाए? N14 वाले पर लाए। तो मान लो हमने यहां पर क्या लाए? ये क्या लाए? एक डीएनए लाए। मान लो ये यहां पर एक डीएनए है, ये डीएनए, इस डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी है? N15 वाली नाइट्रोजन है। इतना क्लियर है? कौन सी डीएनए में कौन सी नाइट्रोजन है? N15 वाली नाइट्रोजन है। और ये जो माध्यम है, ये तो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इस वाली प्लेट पर हमने नाइट्रोजन कौन सी बिछा रखी है? N14 वाली नाइट्रोजन वहां पर बिछा रखी है। यहां तक कोई भी दिक्कत है? नहीं। यहां से हमने क्या लिया? N15 वाला नाइट्रोजन वाला डीएनए लिया और इस पर हमने पटक दिया। आपको बहुत आराम से बेटा समझना। अगर हो सके तो इस वीडियो को दोबारा भी यहाँ इतने वाले पार्ट को देख लेना, क्योंकि अब यहाँ पर रिकॉर्डेड है। ऑफलाइन तो है नहीं बेटा कि हम बार बार इसी को पढ़ाते नहीं। आप क्या कर सकते हैं? आपके पास सुविधा होती है, आपको पीछे जाइए, फिर से दोबारा जाकर के इसको देख सकते। हमने क्या किया? यहां से N15 वाला डीएनए इस प्लेट पर रखा, इस प्लेट पर रखा। अब हम इस N15 वाले डीएनए को क्या करेंगे? इस पर ग्रो कराएंगे। डीएनए तो नहीं आएगा ना, पूरी ई कोलाई अपनी क्या होगी? बैक्टीरिया आएगी। यहां पर मान लिया हमने कि डीएनए आया, मान लिया क्या आया? यहां पर डीएनए आया।
अब यहाँ पर मान लो हम इस डीएनए को कराएंगे, ग्रो कराएंगे। अब डीएनए तो बेटा ग्रो नहीं होगा, ग्रो होगा ई कोलाई। क्या होगा? ई कोलाई। हम ई कोलाई ही लाते हैं। नहीं, अभी कुछ बच्चे वहां पर सोचेंगे कि डीएनए बस कैसे आ गया। लो बेटा, हम क्या लाए? पूरी ई कोलाई कोशिका लाए। ये हमारी क्या है? ई कोलाई कोशिका है, ठीक है, या ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको हमने इस माध्यम पर रख। अब क्या होगा? ई कोलाई क्या होगी? ग्रो करेगी, इस माध्यम पर ग्रो करेगी। जब इस माध्यम पर ग्रो करेगी तो पूरा खेल यही है बेटा। अब पूरा खेल यहीं पर है। अब हम पहुंचते हैं अपने क्या नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे मान लो हमारा क्या था, हमारा जो डीएनए था, इसमें जो नाइट्रोजन है बेटा वो कौन सी है? N15 वाली क्या है हमारे पास? इसमें नाइट्रोजन है। कौन सी? N15 वाली नाइट्रोजन है। अब इसको हम कहां ले गए थे? उस माध्यम पर ले गए थे जहां पर जो नाइट्रोजन है हम इस माध्यम पर लाए। इस माध्यम में केवल कौन सी नाइट्रोजन है? N14 वाली नाइट्रोजन है। क्या है यहां पर? केवल कौन सी नाइट्रोजन है? N14 वाली नाइट्रोजन है। N14 वाली नाइट्रोजन है, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन कौन सी है? N15 वाली नाइट्रोजन है। जब हम इसको ग्रो कराएंगे तो होगा क्या, ये आपको बताते हैं। जैसे मान लो अब हमारा क्या आया, यहां पर डीएनए आया। तो डीएनए मतलब क्या होगा? रेप्लिकेट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? इसके दोनों स्टैंड क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। ये दोनों डीएनए स्टैंड क्या हो गए? अलग हो गए। अब जैसे मान लो इनके पास तो N15 वाली थी, N15 और N15। अब यहां पर क्या है? यहां पर तो केवल N14 मिलनी है। ये तो हमने केवल एक ही कोशिका रखी यहां पर। उस एक कोशिका में से, एक कोशिका में एक डीएनए होगा, उसके दो स्टैंड होंगे। हमने उन दोनों स्टैंड को अलग कर दिया। अब हमारे पास केवल दो स्टैंड है, लेकिन यहां पर जितने भी स्टैंड बनेंगे, यहां पर जितने भी नए स्टैंड बनेंगे वो कौन सी नाइट्रोजन वाले बनेंगे बेटा? N14 वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर तो जो नाइट्रोजन है वो केवल N14 वाली ही है ना। तो जो नया स्टैंड बनेगा, या मान लो नए हमारा जो डीएनए बनेगा, वो कौन से बनने चाहिए? अपने N14 वाले बनेंगे। तो देखो बेटा, इस पर जो हमारा नया स्टैंड बनेगा, इस पर जो हमारा नया स्टैंड बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा? N14 वाला बनेगा, N14 वाला बनेगा। यहां आप देख रहे थे, यहां कौन सा था? N15 वाला था। अब यहां पर जो हमारा डीएनए बना है, यहां पर ये दोनों स्टैंड बेटा, ये वाला स्टैंड भी N15 था और ये वाला भी स्टैंड अपना कैसा था? N15 था। लेकिन जो हमारा क्या बना है? न्यू डीएनए बना है। ये हमारा जो न्यू डीएनए बना है, ये नया डीएनए बना है, इसमें एक स्टैंड तो क्या है? N15 वाला है और एक स्टैंड कैसा है? N14 वाला है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आधा N15 वाला है और आधा N14 वाला। मतलब आधा इसका है इस वाले डीएनए में और आधा इस वाले में। तो ये क्या हो गया? आधा अपने आप को बचाए हुए रखे हैं। वहां बताएंगे तकनीक वो कैसे की थी, वहां बताएंगे। पहले तो आपको ये समझना कि डीएनए अपनी मतलब नया स्टैंड कैसे बनाया और जो बनाया वो किस प्रकार का बनाया। तो यहां पर मान लो ये डीएनए बने। अब ये जो डीएनए बने हैं, एक अपना कौन सा? N15 वाला, एक कौन सा? अपना N14 वाला। तो ये हमारी कौन सी हो गई? पहली पीढ़ी हो गई बेटा। ये कौन सी है? हमारी पहली पीढ़ी है बेटा। और बैक्टीरिया को आपको बता चुके हैं, जो अपनी ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको डिवाइड होने में कितना मिनट लगता है? 20 मिनट लगता है। तो पहली पीढ़ी पूरी होने में कितना समय लगा? 20 मिनट का समय लगा बेटा। कितना समय लगा? 20 मिनट का। अब मान लो हमारे पास क्या हो गए? दो ई कोलाई बैक्टीरिया हो गए। क्या हो गए हमारे पास? दो ई कोलाई बैक्टीरिया हो गए। तो क्या करते हैं, अब हम ये जो हमारे पास नए बने थे बेटा, इन नए वालों को हम यहां लाते हैं। ये जो हमारे पास नए बने थे, इन नए वालों को हम क्या करते हैं? यहां लाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? N15 वाला था और ये हमारा क्या था? N15 वाला। और ये हमारा क्या था? N14 वाला था और ये हमारा क्या था? N14 वाला था। इतना क्लियर है यहां पर? यहां तक कोई भी दिक्कत है बेटा? नहीं। अब ये क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? डिवाइड करना है। मान लो अब ये करना है, फिर से फोटोकॉपी बनानी है। और फोटोकॉपी बनाने के लिए या रेप्लिकेशन बनाने के लिए दोनों स्टैंड क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो इनको हम अलग कर लें। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि हमें कितने स्टैंड मिलने वाले हैं? 4 स्टैंड मिलने वाले हैं। कितने स्टैंड मिलने वाले हैं? 4। 2 15 वाले और 2 14 वाले। तो देखो भाई, तो पहले हम क्या बना लें? दो अपने कौन से बना दिए हमने? 14 वाले बना दिए, N14 और N14 बना दिए। और दो हमारे स्टैंड कौन से होंगे? N15 वाला होगा बेटा और यहां पर क्या होगा? N15 वाला होगा। यहां तक कोई दिक्कत है?
4 बनेंगे ना बेटा, 2 हमारे पास डीएनए है और 2 डीएनए डबल स्टैंड है, तो 4 हमारे पास क्या होंगे, सिंगल स्टैंड बन जाएंगे। अब हमारे पास ये बन गए। अब हमें पता है कि अब इनकी क्या होंगी, फोटोकॉपी होंगी, मतलब ये क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे। तो बनी सी बात है। अब कौन से माध्यम में ग्रो करा रहे हैं अभी ने, ये जो मीडियम है। अब ये पूरी प्रोसेस, अब यहां पर जितनी भी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जितनी भी पीढ़ी होंगी वो सब कौन से माध्यम में होंगी, N14 वाले में होंगी। तो वहां पर नाइट्रोजन कौन सा मिलेगा, केवल नाइट्रोजन मिलेगा वहां पर N14 वाला। तो अब जो भी नए डीएनए बनेंगे, नए स्टैंड बनेंगे, वो कौन से बनने हैं, N14 वाले ही बनने। अब जितने भी नए स्टैंड बनेंगे वो कितने बनेंगे, N14 वाले बनेंगे। जो हमारे पास पुराने स्टैंड थे, जो हमने कहां से लिए थे, N15 वाले माध्यम से लिए थे, इनके तो केवल 2 स्टैंड है, तो ये केवल 2 ही बचे रहेंगे। अब कैसे, अब मान लो हमारा जो नया डीएनए बना ये भी कैसा है, N14 वाला है। इस पर भी नया स्टैंड बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, N14 वाला। तो इस पर भी बना वो N14 वाला, इस पर बना यहां पर भी N14, और यहां पर बना यहां पर भी N14, और यहां पर जो बना यहां पर भी N14। अब हमारे पास क्या आ गए, 4 डीएनए आ गए। क्या आ गए, 4 डीएनए। अब इनको समझते कैसे हैं। अब आपको पता कि N15 वाला डीएनए N14 के साथ मिला तो ये कैसा हो गया, मिक्सअप वाला है, तो कैसा हो गया, संकरित हो गया। कैसा हो गया, ये संकरित। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा कैसा, संकरित है बेटा, संकरित डीएनए है। ये कैसा है हमारा, संकरित डीएनए है। कैसा है, संकरित डीएनए है। और ये भी हमारा कैसा होगा बेटा, ये भी हमारा संकरित डीएनए होगा। ठीक है, संस्कृत ना पढ़ लेना कोई, संकृत मतलब होता है हाइब्रिड, मतलब 2 अलग अलग वाले मिक्सअप हो जाएं। चलो ये वाला हम और बता दें, ये N15 नाइट्रोजन है, इसमें N15 नाइट्रोजन है, तो ये कैसा डीएनए हो जाएगा, ये भारी डीएनए हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, भारी डीएनए हो जाएगा। अब यहां पर ये जो डीएनए बने हैं 2 और, ये कैसे हैं, N14 वाले, तो ये दोनों कैसे होंगे, हल्के डीएनए होंगे बेटा। ये कैसे होंगे, हल्के डीएनए होंगे। ये कैसे हैं, हल्के डीएनए। तो अपने जो स्टाहाल और मिचेल्सन भैया थे, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जनक वाला डीएनए होता है वो अपने आप को संरक्षित की हो, ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा 2 स्टैंड N15 वाले। अब इसके बाद आप क्या जाओ, तीसरी पीढ़ी में भी जाओगे तो वहां पर भी N15 के केवल क्या होंगे, 2 स्टैंड रहेंगे, ना इससे कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे। ये अपनी संख्या क्या होते हैं, संरक्षित किए हुए होते हैं। और कैसी आधी आधी कैसी संरक्षित किए हुए हैं। अब ऐसा ना कह देना 4 हैं तो 2 बनने चाहिए थे, जब 8 बन जाएंगे तो फिर भी 2, मतलब 2 आधे आधे। आधे अर्ध संरक्षित का मतलब क्या है कि आधा आधा स्टैंड, या मान लो एक एक स्टैंड, मतलब एक डीएनए का आधा हिस्सा एक स्टैंड कहलाएगा। तो आधा यहां संरक्षित है, आधा यहां संरक्षित है, तो अर्ध संरक्षित बोल दिया इसी आधार पर। अब मान लो इसके बाद तीसरी पीढ़ी जाए, चौथी पीढ़ी जाए, वो तुम कर लेना, तुम कर लेना। ये कितने मिनट बाद, पहली पीढ़ी कितने मिनट बाद होगी थी, 20 मिनट बाद। तो ये कितने मिनट बाद होगी, 40 मिनट बाद। ये कितनी होगी, 40 मिनट बाद। तो 40 मिनट बाद हम देखते हैं तो हमें 2 हल्के डीएनए मिलते हैं, 2 संकरित डीएनए मिलते हैं। अब हमें क्या होगा, अपना भारी डीएनए नहीं मिलेगा, भारी डीएनए वो खो गया। उसके साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, नया डीएनए जुड़ेगा। और नया डीएनए कौन सा जुड़ेगा, कौन सा, 14 वाला। और N14 वाला कौन सा था, अपना हल्का डीएनए था। यहां तक कोई भी दिक्कत हो रही, क्या किया था, यहां से एक बार और फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या लिया, ई कोलाई लिया। ई कोलाई को हमने एक ऐसे माध्यम पर ग्रो किया जहां पर नाइट्रोजन केवल कौन सी मिल रही थी, N15 वाली नाइट्रोजन मिल रही थी। तो जो नया ई कोलाई बनेगा या नया डीएनए बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, N15 वाला बन जाएगा बेटा। कौन सा बन जाएगा, ये N15 वाला डीएनए बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, N15 वाला डीएनए। अब यहां से, अब डीएनए किसके अंदर होता, ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर है, ई कोलाई। अब हमने क्या किया, ई कोलाई कोशिका को उठा करके किस वाले माध्यम में रखा, N14 वाली प्लेट पर ग्रो कराया। जब N14 वाली प्लेट पर ग्रो कराया तो जो हमें नए डीएनए बनेंगे, वो नए डीएनए कैसे बनेंगे, इस क्रम में बनते जाएंगे, इस क्रम में बनते जाएंगे। अब इसी का क्या कराओ, आगे रेप्लिकेशन कराओगे तो 4 के 8 हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो संकृत रहेंगे वो हमेशा 2 रहेंगे, और हल्के डीएनए की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और संकृत की संख्या हमेशा 2 रहेगी, लेकिन हल्के डीएनए की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये हो सके तो आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते, मतलब इसके आगे वाली स्टेज आप चले जाना 60 मिनट बाद। तो ये हमारा क्या होता, किसने, मिचेल्सन और स्टेल का क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता, पूर्ण होता है। अब इसको क्या करते हैं, हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं बेटा। इसकी क्या करते हैं, थ्योरी। पहले तो इस वाले को समझिए आप, इस वाले एनसीईआरटी के डायग्राम को समझिए। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसने दिया था, अपने
किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो मान लो जैसे यहां पर क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। इसको और ऐसे आगे तक कर दो, ठीक है। ये क्या है? हमारा डीएनए। तो क्या होता है, डीएनए को फोटोकॉपी बनाने के लिए अपने इन स्टैंडों को क्या होता है? खोलना पड़ता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये डीएनए है, यहां पर ये स्टैंड, ये मान लो यहां से ये डीएनए ऐसा शुरू हुआ और यहां आकर के ये खुल गया। इसी प्रकार से ये डीएनए था, लास्ट में आकर के ये क्या खुल गया। अब इस खुले हुए स्टैंड पर आप देख रहे होंगे, इस खुले हुए स्टैंड पर क्या होता है? एक नया स्टैंड बन गया। ये देख रहे हैं आप, इस पर क्या है? एक नया स्टैंड बेटा बन गया। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा? ये एक नया डीएनए बन गया और इसके चारों तरफ ये क्या होता है? ऐसे डीएनए, ऐसे होती है बेटा फोटोकॉपी। अब ये आगे पहुंचना है हमें, आगे टॉपिक तो वहां बताएंगे। ये क्या था? अपने कौन से वाटसन और क्रिक भैया ने बताया था कि हो सकता है अपना जो डीएनए इसके स्टैंड ऐसे खुले। देखो पहले ये पूरा जुड़ा हुआ, जैसे ये जुड़ा हुआ है ऐसा, और लास्ट में जाकर यहां से क्या हो जाए? ये खुल जाए ऐसे। जैसे ये डीएनए अभी तक कहा, ये ऐसे आया, अब ये स्टैंड ऐसे दूर दूर हो गए, ये ऐसे खुल गए। अब ये जो स्टैंड खुले हुए हैं, इन स्टैंड, ये खुले हुए वाले भाग पर क्या होता है? नया डीएनए बन जाए। ये क्या बन जाए? नया डीएनए बन जाए। ये जो इतना, ये क्या है? ये नया डीएनए बन चुका। ये होता है, इस प्रकार से होती है फोटोकॉपी। अब कैसे होती है वो आपको बता देंगे, थोड़ा पेशेंस बस रखना। तो ये अपना क्या था? इस आधार पर उन्होंने बताया था, वाटसन और क्रिक ने। लेकिन हम आपको बता रहे थे क्या? मिचेल्सन और स्टेहल का एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, वो आपको समझाना। देखो क्या था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? N15 वाले नाइट्रोजन को निकाला। क्या निकाला? N15 वाले नाइट्रोजन को निकाला और किसके जाके साथ मिलाया? N14 वाले नाइट्रोजन के साथ N15 वाला नाइट्रोजन क्या कर दिया? उन्होंने मिला दिया। यहां पर आप देख रहे होंगे N14 वाला नाइट्रोजन है वहां पर, और हमने N15 वाला डीएनए डाल दिया। यहां पर इस वाले जो ट्यूब है, इस वाले में क्या है? केवल N14 वाली नाइट्रोजन है, डाला हमने। तो हमारे पास जो पहली जनरेशन थी, पहली पीढ़ी में क्या होंगे हमारे पास? क्या है? पहली जनरेशन में हमारे पास जो दो डीएनए बने, वो दोनों डीएनए क्या है? अलग अलग रंग के। मान लो हमारा जो जनक डीएनए है, हमारा क्या है? जो जनक डीएनए है बेटा, हमारे पास क्या है? ये जो जनक डीएनए, ये क्या है? रेड कलर का है। क्या है? रेड कलर का। अब आप देख रहे होंगे जो हमारी दूसरी जनरेशन पे आए, कहां आए हमने? दूसरी जनरेशन पर। तो दूसरे वो सॉरी पहली जनरेशन, पहली जनरेशन पर आए तो वहां पर देख रहे हैं ये पहला डीएनए, दूसरा डीएनए। अब देखो यहां पर दोनों डीएनए क्या है? इसमें एक लाल है, एक इसमें लाल है, बाकी एक स्ट्रैंड इसमें हरा है, एक स्ट्रैंड इसमें हरा है। मतलब लाल पूरा था, लेकिन कैसा हो गया? आधा आधा बट गया। मतलब आधा आधा अपने आप को क्या संरक्षित किए हैं। उसके बाद हम कहां पहुंचे? दूसरी जनरेशन, मतलब 40 मिनट बाद। तो यहां पर देख रहे हैं आपको दो नाइट्रोजन कैसे मिल रहे हैं? आपको संकृत मिल रहे हैं। ये दोनों नाइट्रोजन कैसे हैं? संकृत नाइट्रोजन है। वो सॉरी संकृत डीएनए बेटा, नाइट्रोजन कहलाया, सॉरी उसके लिए संकृत डीएनए है। कैसे है? संकृत डीएनए। और ये हमारा कैसा है? हल्का डीएनए है। कैसा है? हल्का डीएनए है। और ये हमारा कैसा है? सॉरी कहां पहुंच गए? फ्लो में हमारे सब जाने क्या बह जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। हल्का डीएनए, हल्के डीएनए, हल्का लिखना था, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं, लेकिन लिखे जा रहे हैं। क्या है? पहली जनरेशन में जो हमें डीएनए मिला था वो कैसा मिला था? दोनों संकृत थे। हम जब दूसरी जनरेशन में गए, दूसरी पीढ़ी में गए, तो हमें कितने? दो संकृत मिले, और चार हमें कैसे मिले? वो सॉरी दो हमें कैसे मिले? हल्के। अब इसके बाद जो तीसरी जनरेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या होंगे? हल्की की संख्या बढ़ती जाएगी, और जो हमारे संकृत होंगे वो हमेशा दो ही रहेंगे। संकृत हमारे कितने रहेंगे? हमेशा दो रहेंगे, चाहे अब जितनी पीढ़ी हम आगे बढ़ जाए। इस प्रकार से अब यहां पर आप कुछ डायग्राम देख रहे होंगे। ये जो ट्यूब लाइक संरचना होती क्या है? ये ट्यूबलाइट संरचना होती क्या? तो आपको बताएं। जैसे अब यहां पर हमने क्या बना लिया? डीएनए बना लिया। क्या बना लिया? डीएनए। मान लो इकोलाई बन गया। अब यहां से इस बैक्टीरिया को अलग भी तो करना है, तो इसको अलग कैसे करेंगे? कल आपको बताया था, जैसे वो दूध से क्रीम निकालते हैं और ट्यूब में दूध भरा उन्होंने, और जोर जोर से घुमा देते हैं, तो जो हल्की चीज होगी वो तैर करके ऊपर आ जाएगी, और जो भारी चीज होगी वो कहां होगी? नीचे होगी। तो हमारा जो डीएनए क्या है? वो भारी वाला। तो वो भारी वाला डीएनए हमें कहां मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा। तो वहां से हम उसको निकाल करके अलग कर लेंगे, और कहां डालेंगे? इस वाले माध्यम पर ग्रो कराएंगे। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें यहां पर मान लो केवल एक ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या भरा है? अपना N15 वाला डीएनए। इसको हम कहां लाए? N14 के साथ मिक्स कराया। किसके साथ मिक्स कराया? N14 के साथ। अब उसको हमने क्या किया? फेंटा या घुमाया। तो कुछ समय बाद देख रहे हैं आप, हल्का वाला क्या ऊपर। अब ये जो ट्यूब ऐसा लगा है, इसको ऐसे ही पकड़ेंगे ना, ये जो हैंडल है इसका, हैंडल तो ऊपर की तरफ रहेगा। तो हल्का वाला कहां है? ऊपर की तरफ है, और भारी वाला कहां है बेटा? नीचे की तरफ। अब भारी कैसा? संकृत वाला भी क्या होगा? हल्के से तो थोड़ा भारी होगा ना बेटा। तो भारी वाला हमारा कहां? नीचे की तरफ।
भारी इसको देख रहा है बेटा, इसको बोल रहा है, जिसमें एक नाइट्रोजन स्टैंड कैसा है 14 का, और एक डीएनए स्टैंड कैसा है नाइट्रोजन 15 वाला, वो अपना कौन सा होता है भारी। और जब क्या होते हैं दोनों डीएनए स्टैंड कैसे हो जाए N14 वाले हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हल्के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हल्के बोलेंगे। तो यही किसने किया था, अपने स्टाहल भैया ने किया था और मेसेल्सन भैया ने। तो आपको क्या करते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ा दें। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए अर्धसंलक्षी प्रतिकृति करता है, आपको बता चुके हैं। यह सर्वप्रथम ई कोलाई में देखा गया था, यह भी बता चुके हैं। बाद में हायर ऑर्गेनिज, हायर ऑर्गेनिज मतलब तो बड़े जीव जंतु, अपने प्लांट है, ह्यूमन है, और भी चीजें आती हैं जिसमें जानवर वगैरह अपनी सब आ जाए, जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स, ये सब क्या होते हैं अपने हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ये तो आप पढ़ चुके होंगे। मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल ने 1958 में निम्न एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या किए थे भैया, निम्न एक्सपेरिमेंट किए थे, जो आपको एक्सपेरिमेंट हम बता चुके हैं। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने ई कोलाई को NH4Cl, ये जो NH4Cl होता है ये नौसादार होता है, इसमें जो नाइट्रोजन है, आप यहाँ पर नाइट्रोजन देख रहे होंगे, N15 वाली नाइट्रोजन है। कौन सी नाइट्रोजन है, N15 वाली नाइट्रोजन है। उस माध्यम पे क्या कराया इन्होंने, वृद्धि कराई, जो कि कई पीढ़ियों तक नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत था। वहां पर केवल कौन सी नाइट्रोजन मिल रही थी डीएनए को, N15 वाली। तो वो डीएनए कौन सा हो जाएगा, N15 वाला डीएनए हो जाएगा। बनी सी बात है, जैसे आपको रोज क्या दिया जाए, घास खाने को दी जाए, तो कुछ समय बाद आप क्या हो, घास खाने लगोगे। अरे एक बात बता रहे, कोई नहीं दे रहा तुम्हें घास, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, वो जैसे शेर बकरियों के साथ रहेगा, उन्हें बराबर क्या मिलती है, घास मिलेगी, तो वो क्या होता है एक समय बाद वो घास खाने लगेगा। ये कहावत होती है, ऐसा होता नहीं है, वो खाता नहीं एक्चुअल में। परिणाम स्वरूप N15 वाले हमें क्या होते हैं, नए डीएनए क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब जो हमें नए डीएनए मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, N15 वाले मिलते हैं। इस भारी डीएनए अणु को साधारणतः डीएनए से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी में अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग करते हैं। अब मान लो हमारा जो डीएनए है उसमें से हमें N15 को निकालना, तो किसके द्वारा निकालते हैं, एक सीजियम क्लोराइड क्या होता, सीजियम क्लोराइड, ये जो फॉर्मूला लिखा है सीजियम क्लोराइड होता, इसमें क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं और उसकी करते हैं डेंसिटी, वो घुमाने वाली कहानी क्या होती है, घुमाने वाली। तो हमारा क्या होता है, N15 भारी होने की वजह से क्या होता है, नीचे इकट्ठा हो जाता और उसको वहां से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें N14 वाला मात्रा क्या था, N14 वाला नाइट्रोजन था। आपको याद है ये वाला प्रोसेस, पूरी ये वाली प्रोसेस। सबसे पहले हमने कहां ग्रो कराया, जहां पर N15 वाला नाइट्रोजन है। जब N15 वाला नाइट्रोजन हो गया पूरा, डीएनए हमें कौन से मिल गए, N15 वाले, फिर इसको हम कहां ले गए, N14 वाले पर ले गए। कहां ले गए, N14 वाले पर ले गए। यही बोल रहा है बेटा। इसके बाद हम कोशिकाओं को कहां ले गए थे, ऐसे माध्यम में ले गए थे जहां पर क्या था, N14 वाली क्या थी, नाइट्रोजन थी। और कई मतलब निश्चित समय तक कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर व इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया गया कि हमेशा डबल स्टैंड कुंडलियों में विभाग मिलता है। मतलब क्या होगा, कई समय तक उसको क्या कराया, ग्रो कराया, किस पर, N14 वाले माध्यम। तो वहां पर जो डीएनए मिला वो कैसे मिले, डबल स्टैंड वाले मिले। ऐसा नहीं कि वहां पर डीएनए कैसे मिल जाए, सिंगल स्टैंड वाले। डीएनए हमेशा क्या होता, डबल स्टैंड में क्या होता, एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म में पाया जाता है, कभी भी सिंगल स्टैंड में नहीं होता, रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड की प्रवणता पर अलग किया गया। मतलब सीजियम क्लोराइड का ही यूज किया गया था उन डीएनए को अलग करने। तो इस प्रकार संवर्धन, जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व कैसा था, संकृत। जो हमारी पहली जो पीढ़ी थी, वो पहली पीढ़ी हमें कैसे मिली थी, संकृत मिली थी पूरी। उसके बाद जो हमारी दूसरी पीढ़ी थी उसमें क्या थी, आधी संकृत थी और आधी क्या थी, अपनी हल्के डीएनए की थी। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी 40 मिनट बाद कि संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में क्या थे, अपने संकृत डीएनए थे और समान मात्रा में कैसे थे, हल्के डीएनए थे। मतलब दो क्या थे, अपने हल्के डीएनए थे और दो अपने क्या थे, संकृत डीएनए थे। ये कह रहा है यहां पर। तो ठीक इसी तरह से मतलब अपने एक साइंटिस्ट थे टैलेट व उनके साथियों ने, मतलब टैलेट और उनके जो कलीग थे, उन्होंने भी क्या थे 1958 में बिसिया फाबा पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। बिसिया फाबा एक हिसाब से क्या होती है, सेम होती है। सेम जानते हो आप, वो सेम की सब्जी खाई होगी आपने, तो फाबा सेम होती है, उस पर क्या किए थे इन्होंने, इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उन्होंने किसको लिया था, नाइट्रोजन बस को लिया था। किसको लिया था, नाइट्रोजन को। इन्होंने केवल एक छाल लिया, वो एक नाइट्रोजन छाल लिया था, कौन सा, थाइमिन। तो जो हमारे टैलेट और उनके साथी थे, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, थाइमिन पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव क्या लिया था, थाइमिन लिया था, थाइमिडीन। अपना क्या लिया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था। क्या लिया था,
रेडियो एक्टिव थायमिडीन। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए क्या होते हैं, अर्ध संरक्षकीय होते हैं। बता दिया था आपको, जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्ध संरक्षकीय। पूरा जो वीडियो है वो इसी में बताया कि वो कैसे होता है और क्या होता है, वो आपको बता चुके। बाकी ये थ्योरी नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं है, आप आराम से थ्योरी नोट्स पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता, जो हमारा ई कोलाई होता है वो कितने मिनट बाद क्या होता है, विभाजित होता है, ये आपको बताना है, ये भी आपको बता चुके। दूसरी पीढ़ी में कितने हल्के डीएनए प्राप्त हुए थे, ये भी आपको बताना है। हो सके तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि टेलट और जो उसके साथी थे उन्होंने किस पर अध्ययन किया था, किस पर अध्ययन किया था उसका आपको नाम बताना। इन्होंने तो किस पर किया था, ई कोलाई पर किया था। चलो ये क्वेश्चन लिख ही दे रहे, टेलट व उनके साथियों ने किस पर अध्ययन किया था। ठीक है, जैसे अपनी मेसेल्सन और स्टाइल ने किस पर किया था, ई कोलाई पर, इन्होंने किस पर किया था, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन होता है होमवर्क। चलो तीनों क्वेश्चन हो गए, फिर से 3 ही दिए बेटा, आज 4 नहीं दिए। ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अच्छे से करने। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बताएगा कि डीएनए की जो फोटोकॉपी बनती है वो कैसे बनती है। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में और इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आता है, ये एनसीईआरटी में था इसलिए जरूरी भी है। लेकिन जो रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है वो अपना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी रेप्लिकेशन का ही पार्ट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो वो वाला भी बेटा आपको समझ में नहीं आने। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आएगा तो इसको शेयर करो, लाइक करो, और अपना क्या जहां भी डाउट हो वो वाला पोर्शन क्या करो, कमेंट करो, ताकि आपको आंसर मिल सके। तब तक के लिए बेटा आपसे विदाई लेते हैं, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।